प्रदेश में कोविड मरीजों की रिकवरी में भले ही सरकार के प्रयास सार्थक होते नजर आ रहे हों, लेकिन महामारी के इस दौर में क्या कुछ निजी अस्पतालों की मानवीयता मर गई है? की लापरवाही, गैस का सिलेंडर तो लगा दिया, इसमें गैस ही नहीं है, देख लीजिए क्या पापा की वजह से आज मेरे हस्बैंड की हालत है। इंदौर, भोपाल या प्रदेश के कई जिलों में उपचार के नाम पर संक्रमितों से जो लूट की जा रही है, उसको देखकर तो इंसानियत तार तार होते नजर आ रही है। और इसीलिए आखिरकार सरकार को अब कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसके लिए 3 सीनियर IAS अफसरों की कमेटी भी बना दी गई, जो अब अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसेगी। जो शिकायतें प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस के रेट को लेकर, निजी अस्पतालों के रेट को लेकर आ रही थी, उसमें आज 3 लोगों की, 3 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की समिति बना दी है, जिसमें श्री संजय दुबे प्रमुख सचिव, श्री प्रतीक हजेला जी प्रमुख सचिव, श्री संजय गोयल जी प्रमुख सचिव, ये लोग हैं। नंबर है शिकायत का और पूरी नंबरों पर 181 और जोड़ दिया गया है। इस तरह से लोगों को अगर कोई शिकायत निजी अस्पतालों से, कोई लूट की शिकायत, ज्यादा भुगतान की शिकायत, बेजा परेशानी की शिकायत आती है, तो वो इसको शिकायत करेंगे और कंपाइल करके ऊपर जाएंगे। देश और प्रदेश में कई निजी अस्पतालों से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अपनों को बचाने के लिए कई परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। बेटी भी छीन लिया, मेरा बेटा भी छीन लिया। अरे अल्लाह, मैं कैसे सबर करूं? सरकार रासुका की कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन विपक्ष को इसके पीछे भी सरकार की कमजोरी नजर आ रही है। पिछले 15-20 दिन में तो कोई अस्पताल बचा नहीं होगा, और जहाँ बड़े बड़े बिल नहीं आए होंगे, बड़े से बड़े अस्पताल। अब घड़ियालू आंसू बहाने से क्या मतलब? छोटे छोटे अस्पतालों को निशाना बना दिया और अब कमेटी बना रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने वाले मामले हैं। सरकार को अगर कुछ करना है तो एक ही काम करे, इलाज निःशुल्क करा दे कोरोना का, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। कोरोना का संकट भयावह है। कई परिवारों को टूटते बिखरते देखा है। लोग घर से बेघर हो रहे हैं। अब सरकार निजी अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या अस्पताल अपने लालच से बाज आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दुरुस्त आए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या महामारी की आपदा को अवसर में बदल रहे कुछ निजी अस्पताल? कोरोना विभीषिका में क्या कुछ अस्पतालों की खो गई है यह मानवता? सरकार के मनमानी पर रोक लगाने से क्या अपने लालच से बाज आएंगे अस्पताल? सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर क्यों नहीं है विपक्ष को विश्वास? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि सबके सामने स्पष्ट है कि पूरा देश इस समय कोरोना का सामना कर रहा है और तमाम सारे सवाल सरकारों पर खड़े हो रहे हैं। जायज हैं, खड़े होने भी चाहिए, लेकिन 600 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर रातों रात 2 और 2,500 रुपए में कर दिया, किसने किया? कुछ एक 100 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों रुपए में कर दिया, किसने किया? रेमडेसिविर बाजार में 1,000-1,500 रुपए की जो दवाई थी वो एकदम 35,000-40,000 में बिकने लगी, किसने की?
अब परिजन अस्पताल में भर्ती हूं, उसके पहले और 2 और 2.5 लाख रुपए चाहिए, किसने किए? निश्चित रूप से एक विकसित और सभ्य समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य ये निश्चित रूप से राज्य का विषय होने चाहिए। जैसे ही आप इनको निजी अस्पतालों को या निजी इकाइयों को देंगे, इनका निजीकरण करेंगे, ऐसी ही परिस्थितियां सामने आई। आज जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर और एम्स से लेके सब इस संकट से जूझ रहे हैं, आप देखेंगे कि निजी अस्पतालों की अपेक्षा सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाएं कम है। हमारा ये ध्यान जाने क्यों निजीकरण की तरफ चला गया। सरकार निजीकरण भी करे तो कम से कम आपदा के समय पे सरकार कंट्रोल करे कि इससे ज्यादा पैसा परिजनों से, मरीजों से लोग नहीं ले सकते, हॉस्पिटल्स नहीं ले सकते। जहां देखो वहां नए नए कोविड केयर सेंटर खुल रहे हैं, 50 बिस्तर के, 1000 बिस्तर के। हॉस्पिटल ना हुए इस समय आमदनी का जरिया हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग वो जो ये बहुत ज़्यादा इस विभीषिका में कमाएंगे तो क्या अमृत प्राप्त करके आए हैं कि हर स्तर पर जाकर अगर कमाने की इच्छा रखेंगे तो कोवैक्सीन सिर्फ कोरोना से बचाने के लिए बनी है। दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिसने अमृत तो दिया हो किसी को। हुए नाम बर वे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अच्छे से अच्छे रिसर्चर, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे दवाओं के आविष्कारक, लोग याद उनकी अच्छी करने के लिए ही करेंगे। इस समय पे जब स्वास्थ्य सुविधाएं जो जनहित का विषय हैं, जो लोकहित का विषय हैं और जिनको ध्यान में रखते हुए ही अस्पताल खोले जाते हैं, आज कुछ एक लोगों की वजह से निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं सुमित जी आपसे। पहला, सुख निरोगी काया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं का, तमाम हॉस्पिटल्स और ये सब आए हैं, ऐसा हो गया है कि लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से मोह भंग हो गया है। और वहाँ जब वो फंसते हैं तो क्या स्थितियाँ बन रही हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं, कितनी दवाइयों के पैसे लिए जा रहे हैं, क्या चार्जेस हैं। अभी सिर्फ एम्बुलेंस पर फैसला किया है, बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सुमित जी क्या कहेंगे? नवीन जी, एक तो किसी भी अस्पतालों का या स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। हम तो सबसे बड़ी पॉलिसी आयुष्मान भारत जो है योजना लेकर के आए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 50 करोड़ लोगों को हम उसका कवर अप देने के लिए लेकर आए, और वो देश में केवल हमने किया और विश्व की सबसे बड़ी योजना लेकर के आए। इसके अलावा हमने 13 नए एम्सों के प्रकल्पों को शुरू किया है, कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ अंडर गोइंग प्रोजेक्ट है। तो हमने कोई सरकार ऐसा नहीं किया कि वो प्राइवेट एम्स बनाए हैं, हमने सरकारी एम्स ही बनाए हैं। अस्पतालों को जिला, हर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारी सरकार ने सैंक्शन किए हैं और उन्हें तैयार किया है। एक्सीलेंस हॉस्पिटल्स भी हम बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारी भी, और उस पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की भी। ये जो आपदा आई, इस दौरान हमारी प्राथमिकता थी कि कैसे भी स्थिति में बेड्स मिले और उपलब्धता हो। सरकार ने 1500 बेड प्रतिदिन बनाए, और अब सरकार ने सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के बाद इन अस्पतालों पर नियंत्रण की दिशा में, ऐसा नहीं है कि इनको नियंत्रण करना हमारे ध्यान में नहीं था या हमारी प्राथमिकता में नहीं था, लेकिन उस समय की प्राथमिकता दूसरी थी। उस समय किसी भी स्थिति में लोगों को बेड मिलना चाहिए। जो शिकायतें आ रही थी उनको हम गंभीरता से चिंतन कर रहे थे, और हमने बार बार आपके माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने आगाह किया लोगों से कि आप याद रखना, अभी आप मजबूरी में किसी से ज्यादा पैसा ले लोगे, हमारी सरकार उन मजबूर व्यक्तियों से उनके स्वस्थ होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, उनसे जानकारी लेकर के आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं आपको। और आज सरकार ने उस दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। कल भी सरकार ने इस पर बहुत विमर्श किया, हमारी कैबिनेट ने आज भी उस पर आगे कदम बढ़ा दिया है। जो भी कालाबाजारी करेगा, चाहे वो खाद्य पदार्थों की हो,
अथवा स्वास्थ्य उत्पादों की हो, स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े समस्याओं की हो, चीजों की हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। और आज भले ही कोई व्यक्ति कोई मजबूर आपके दर पर भटक रहा है, उसका पेशेंट भर्ती है, आप उससे मनमानी कीमत ले लेंगे, लेकिन कल उसके बिल, कल उसके बातें, कल उसकी एविडेंस आपको जेल के पीछे पहुंचा देंगे। ये मैं खुले रूप से चेतावनी देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, और हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ काम करने वाली है। जी ब्रजेश जी, चूंकि आपदा आई तो उस समय ये था कि बेड मिले, लेकिन जिनके साथ इस प्रकार की गलत व्यवहार हुआ है और जिस प्रकार की लूट हुई है, मुनाफाखोरी हुई है, तो उस पर सरकार गंभीर है और अब उस पर नियंत्रण करेगी, क्या कहेंगे? नवीन सर, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि कोरोना का सबसे अधिक भयावह स्थिति अब बीच के दौर में मध्य प्रदेश तीसरे पायदान में पहुंच गया था। हम लोगों ने झेला है, देखा है, अपने करीबियों को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट किया है, और डिबेट में जो निजी अस्पतालों के बारे में, निजी नर्सिंग होम के बारे में आपने विषय दिया, ये बड़ा तारांकित विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि नर्सिंग होम को लेकर के और निजी चिकित्सालय को लेकर के केंद्र सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, 2011 में ही इसको लेकर के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया, और उसके तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विधानसभा में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में भी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस एक्ट को ही आगे स्वीकृति प्रदान किया, जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून। हम समझते हैं कि इस एक्ट के तहत जो भी इस तरह की गड़बड़ी करता है या गड़बड़ी करते पाया जाता है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना, 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन आप देखिए, आए दिन इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बड़े शहरों में अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि फला विधायक जी का नर्सिंग होम, फला मंत्री जी का नर्सिंग होम। सरकार कार्रवाई करे तो करे कैसे? आज आपदा में भी लोग अवसर चलाने की कोशिश करते हैं। मानवता पूरी तरह से खंड खंड होकर के बिखर चुकी। आप देखिए कि सरकार ने अगर सोचा भी, इच्छा शक्ति सरकार जिसने बना लिया, इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश की सरकार ने बना लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस एक्ट के तहत ऐसे नर्सिंग होमों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मैं जानता हूं, मेरी जानकारी में भी है, सरकार चाहे तो ऐसे नर्सिंग होम, कुछ तो अभी भी नर्सिंग होम दूसरे के पंजीयन में अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, कुछ एनजीओ के नाम पे नर्सिंग होम चला रहे हैं। तो इस पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। अच्छी पहल है, 3 IAS की कमेटी बनाई गई है। हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये कमेटी जो है वो पूरी तरह से मानक में, पूरी तरह से दक्षता में, पूरी तरह से गुणवत्ता में खरी उतरे, यही हम सब लोगों को अपेक्षा। जी गौरव जी, आप इस विषय पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं? सरकार ने ये जो 3 बड़े सीनियर मोस्ट IAS की एक कमेटी बनाई है और ये पूरे तरह से उसको एनालिसिस करेगी और जहां जरूरत होगी वहां सख्त कार्रवाई करेगी। भोपाल में हुई है, भोपाल कलेक्टर ने 2 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा है, 2 पर फाइन किया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, सरकार निसंदेह प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी लेकर आ रही है, बेड भी बनवा रही है, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस का भी अरेंजमेंट कर रही है, लेकिन मर्ज कुछ और है और इलाज कुछ और हो रहा है। बहुत छोटी सी समस्या है इस पूरे मामले में कि अगर इसका प्रॉपर सही तरीके से मैनेजमेंट कर लिया जाए तो इस तरीके की शिकायतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई है अस्पतालों की लूटपाट को लेकर के, आपको ये कमेटी भी नहीं बनाना पड़ेगी। सीधा सीधा मामला है कि जिला प्रशासन अपने पास के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी अस्पताल हैं, उनके सारे बिस्तरों का, सारे बेडों का इंतजाम, हर तरह के बेडों का इंतजाम ऑनलाइन पंजीयन के तहत कर ले। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन नहीं करा पाता है तो जिला कलेक्टर का एक अधिकारी उसके लिए नियुक्त कर दिया जाए, वो सीधा वहां जाए और अपने कागज दस्तावेज दिखाकर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दे। एक फायदा इससे ये होगा कि जो मरीज विभिन्न अस्पतालों के गेट पर भटक रहे हैं बिस्तर बेड के लिए, उन्हें सीधे जिला प्रशासन बेड की उपलब्धता करा देगा। आपने कंट्रोल रूम तो चालू किया है, लेकिन वो कंट्रोल रूम पर जो फोन है वो फोन नहीं उठाए जाते हैं। दूसरा, उनके पास स्वयं ही
खाली बेड की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से विभिन्न जगहों पर पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी अगर मरीजों के परिजन इंजेक्शन को परेशान हो रहे हैं तो ये गलती किसकी है? ये गलती सीधे सीधे डॉक्टर और जिला प्रशासन के बीच में, हॉस्पिटल्स और जिला प्रशासन के बीच में जो समन्वय होना चाहिए उसकी कमी है। आप रिकॉर्ड बनाकर रखिए कि आपको इतने इंजेक्शन देना है, आप उन्हें सीधे दीजिए और उसको इलाज करवाइए। दूसरी चीज है, अनावश्यक तौर पर जो ऑक्सीजन या रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को बढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण जिला प्रशासन कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि एक सामान्य मैनेजमेंट की प्रक्रिया के तहत ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इसके बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिजन को किसी भी अस्पताल की लूटपाट को लेकर के शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। जी, सीधा सवाल कर लेता हूं सुमित जी, जिस प्रकार की एक संतुलित और निष्पक्ष प्रतिक्रिया गौरव जी की तरफ से आई है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि उन्होंने सरकार की मंशा पर कोई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने निश्चित रूप से संवेदनशीलता पराकाष्ठा तक दिखाई, दवाइयाँ वायु मार्ग से पहुंचाई, रेल मार्ग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की, सड़क मार्ग से की, जो कर सकती थी सरकार ने किया। लेकिन जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ऑपरेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं फेल्यूर है कि जब सब आ गया उसके बाद भी जरूरतमंद तक पहुंचने में या उसका उचित उपयोग होने में लापरवाही हुई है, हो रही है। उसके लिए आपको बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करना पड़ेगा। नवीन जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहता हूं आदरणीय गौरव जी को, बहुत समय बाद गौरव जी हमारे साथ डिबेट में है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, कि रेमडेसिविर को लेकर के ऑनलाइन फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जा रहे लगा है विगत 10 दिनों से, और उसी की डिमांड के आधार पर जिला प्रशासन अस्पताल को वो दे रहा है। उसमें मरीजों को भी भरने की, ना उनके परिजनों को, सीधा अस्पताल को भरनी है। कोई भी अस्पताल अगर रेमडी और प्राइवेटली उसका यूज नहीं करना है। जो अब किल्लत आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि हम एक्टिवली उस चीज में जुड़े हुए हैं, लोगों को रेमडेसिविर दिलाने में, बेड दिलाने में, तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो घर पे ही रेमडेसिविर का प्रयोग करना चाहते हैं, किसी कंपाउंडर को बुला करके उन्हें लगता है अस्पताल जाएंगे तो जाने क्या होगा, घर पे ही। तो वो प्रयोग सरकार जो है इसको ठीक नहीं मानती है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इसको ठीक नहीं मानता है, इसलिए उसका प्रयोग ठीक नहीं है। ऐसे लोग बाकी अस्पताल से जो डिमांड जा रही है उनको उस अनुपात में रेमडेसिविर दिया जा रहा है। ये मैं आपको आज भी हमने बहुत इसमें कंपनियों के साथ बड़े ऑर्डर्स इसको जारी किए हैं। दूसरा, बेड को लेकर के किल्लत में कमी आप भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि नए बेड्स भी बन रहे हैं और पुराने बेडों के प्रबंधन को भी हमने ऑनलाइन अपडेशन से दिन में 4 बार हम उनका अपडेशन ले रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन उससे बहुत कुछ पता, और जहां कहीं गड़बड़ी आ रही है कि किसी हॉस्पिटल में अगर ऑनलाइन दिख रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। ये भी आप मान लीजिए कि अभी किसी अस्पताल को बंद करना ठीक नहीं है, लेकिन ये आपदा हमेशा नहीं रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, ये आपदा हमेशा नहीं रहेगी। सरकार ने ये बात समझ लिया है कि आपदा जब नहीं रहेगी तब आपके गुनाहों का हिसाब करेंगे। इसलिए आज मजबूरी है हमारी कि हम किसी हॉस्पिटल पर ताला नहीं लगाएंगे, लेकिन कल ऐसी मजबूरी नहीं रहेगी। ये मनुष्यता जीतेगी, ये विभीषिका से हम परास्त करेंगे इसको, और तब जाकर के ऐसे लोगों के गुनाहों का हिसाब। आज मजबूरी है, सरकार कह रही है, लेकिन जहां जरूरी है वहां कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कल इसका हिसाब होगा जब ये विभीषिका शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो हिसाब होगा उन सब का, उन शिकायतों का निराकरण होगा। ये जरूर एक बड़ी भावुक बात कह दी, लेकिन कैसे होगा ये अभी इस पर एक सवाल है। ये कमेटी सर, आज पैसे वापस कराए हमने लोगों को। जी कराए, प्रशासन ने आज अस्पताल से पैसे वापस कराए हैं, और एक एक व्यक्ति जिसका गलत पैसा चार्ज किया होगा उसको हम वापस कराएंगे। एक कोई सिस्टम बनेगा आगे, ऐसा कह रहे हैं और सुमित जी कह रहे हैं, तो फिर यकीन किया जा सकता है। ब्रजेश, देखिए नवीन जी, महत्वपूर्ण बात, मैं सुमित जी की बात को इनकार नहीं करता। आपदा के समय में जो लोग अवसर तलाशते हैं, मैं उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूं, और मैं ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वानगी हमारे समाज के सामने आ रही है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता।
जैसे आज 18+ वालों को वैक्सीन लगना था, मदद इंतजामिया का सुबह से आलम था। हमने देखा इंदौर संभाग में, सागर संभाग में, रीवा संभाग में जिन प्रभारी मंत्रियों को लगाया गया था कि वो जाएंगे, पहले देखेंगे, क्या मुआयना करेंगे। इंदौर के तो मंत्री जिनकी ड्यूटी लगी थी वो 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, वैक्सीन के लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। हम निजी चिकित्सालयों की लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि देश के अंदर कई लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस तरह की हम सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। मध्य प्रदेश के भी 52 में से 32 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी, AMU के माध्यम से आयुष्मान योजना के उसमें जोड़ा गया था, लेकिन वहां पे भी बद इंतजामी का दौर था। तो मैं उन लोगों पे चर्चा कर रहा हूं जिनके अंदर की मानवता खत्म हो चुकी है, जो सिर्फ लालच के बस में ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो सरकार के कार्य को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जहां पर राजनीति नहीं की जा सकती है, लेकिन इस विषय पर सरकार को ठोस रूप कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार जो नहीं बना पा रही है उसकी वजह से हील-उज़्ज़त हो रही है। इसलिए हम सबके सामने ये समस्याएं समाज में सामने। बहुत ही अच्छा सकारात्मक आपने सलाह दी। लगातार कोरोना काल में सक्रिय हैं, न सिर्फ पत्रकारिता में बल्कि हर संभव सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, सहयोग मिल सके मरीजों को, मरीजों के परिजनों को, इसके लिए गौरव चतुर्वेदी लगातार प्रयासरत हैं और उनकी ये सक्रियता किसी से छुपी नहीं है। तो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे वाबस्ता हैं, तो जो दर्द है, पीड़ा है, सीधा उनके हृदय तक पहुंचती है। गौरव जी, क्या करना चाहिए? सरकार को एक एक्सपर्ट एडवाइस की भी ज़रूरत है। जब चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर हो तो तपती हुई जमीन पे कोई तो जलधार की बात करे। नवीन जी, मैं सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के अभी कोई कमी की बात नहीं कर रहा हूं। सुमित ओरछा जी के दावे को वही मैं झुटलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल रात का किस्सा बता रहा हूं आपको कि एक मीडिया के साथी के परिजन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना था और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारे अस्पतालों में फोन लगाकर गुहार कर रहे थे कि भाई इनको एडमिट कर लें। ये इस दावे को खुलासा करने के लिए है कि अभी जो सुमित जी ने कहा कि हम ऑनलाइन सारी व्यवस्था कर रहे हैं बेड की, और हमें पता पड़ जाता है, और जिसके पास खाली दिख रहा हो अगर भरे होने की बात कर रहा तो उस पर कार्रवाई करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और है, जो मैनेजमेंट जिला प्रशासन और अस्पतालों के बीच होना चाहिए वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, उसे करवाया जाना चाहिए। और सरकार में ऊपर से सिस्टम को अगर ठीक किया जाता है तो बहुत छोटी सी प्रयास करना पड़ेंगे और ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी गौरव जी, बहुत सही कहा आपने कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय सीमा के चलते ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो जिस प्रकार से कोरोना काल में कुछ लालची मुनाफाखोर लोग जो स्वास्थ्य सुविधाओं में लोकहित और जनहित के लिए आए थे, वो आपदा में अवसर नहीं, एक बेहद गलत अवसर तलाश रहे हैं। मानवीयता दिखाने की बजाय, संवेदनशीलता दिखाने की बजाय उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी पर है। और ये बात भी वाजिब है कि जब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ हो तो सरकार अगर उस समय बिल पर ध्यान देगी और इन सब पर ध्यान देगी तो व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ा सकती थी। तो सरकार ने सबसे पहले व्यवस्था इसकी जुटाई कि मरीजों को बेड मिल सकें, उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको वेंटिलेटर मिल सके, जो जरूरी है चिकित्सा सुविधा है वो मिल सके। अब सरकार जब व्यवस्था बना चुकी है और थोड़ी बहुत स्थिति नियंत्रण में आई तो उसके बाद सरकार का ध्यान इस तरफ है। रासुका की कार्रवाई करने की बात की है, 3 त्रिस्तरीय कमेटी बना दी है, 3 सीनियर IAS की कमेटी बना दी है जो इन सारी घटनाक्रमों पर नजर रखेगी। लेकिन अभी उसकी एक औपचारिक सिनॉप्सिस आना बाकी है कि अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वो कहाँ शिकायत करे, कैसे शिकायत करे। इसके लिए आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा है कि अगर किसी को चिकित्सा सुविधा से संबंधित कोई समस्या है तो भी वो अपने थाने को सूचित करे, थाना इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो एक अच्छी पहल है। कुल मिलाकर चिकित्सा के नाम पर गरीबों से,
उनके परिजनों से, समाज में नागरिकों से किसी भी प्रकार की मुनाफाखोरी ना हो, लूट ना हो। न सिर्फ ये पैसे के लिए होती है बल्कि इसके पीछे उद्देश्य गलत हो जाता है तो समूची जो चिकित्सा पद्धति है वो संक्रमित हो जाती है। मरीज का फिर वो जो इलाज है वो नाम के लिए होता है, वो जीवन रक्षक की जगह वो लोग जीवन भक्षक हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है इस समय ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उन्हें दंडित करने की। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।